हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। सोशल साइंस के नोट्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। हम अपनी सीरीज़ में करते हैं सभी चैप्टर के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं या फिर जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को पढ़ना, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका चाहे 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन हो, किसी भी केस स्टडी क्वेश्चन हो, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री। मीन्स एक इकोनॉमी का, एक कंट्री की इकोनॉमी को अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब कि दूसरे कंट्री की इकोनॉमी के साथ भी अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल, जिसके अंदर ये कंडीशन रहता है कि ट्रेड का और कैपिटल का दोनों का फ्री फ्लो होगा एक कंट्री का और भी कंट्री के साथ, दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन। अब उसके बाद एक टर्म आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब अलग अलग कंट्री के जो मार्केट्स का इंटीग्रेशन होगा, मतलब अलग अलग जो कंट्री का मार्केट है उसका एक साथ जुड़ना, दैट इज़ नोन एज फॉरेन ट्रेड। अब नेक्स्ट आपका ये जो आपका काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ लेड एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया की, वो हमेशा इस बात पे जोर देती है कि फॉरेन ट्रेड का डेवलपमेंट होना चाहिए और अपने 5 ईयर प्लान में भी उस चीज़ को वो मेंशन करती है। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। अ कंट्री कैन मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। अगर फॉरेन ट्रेड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का एफिशिएंटली तरीके से यूज़ कर पाते हैं। इट कैन एक्सपोर्ट इट्स सरप्लस प्रोडक्शन, और उसके बाद हमारी कंट्री में अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी। फॉरेन करेंसी से क्या होगा, डे बाई डे हमारी कंट्री डेवलप करेगी। नेक्स्ट, फर्दर थ्रू इफेक्टिव regularization of foreign trade, employment, output, prices and industrialization, economic development of country can properly accelerate। अब क्या होगा, जैसे ही फॉरेन ट्रेड होगा तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, न्यू इंडस्ट्रीज आएंगी, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, प्राइजेस और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेंगे। उससे क्या होगा, अल्टीमेटली एक कंट्री का डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट में और एक्सेलरेशन होगा, मतलब वो और अच्छी तरीके से इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जब किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में भी हम जानेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती है जिनका मतलब कि उनका जो ब्रांच होता है वो मोर देन 1, मतलब उनके अपनी कंट्री में तो होता ही है लेकिन और भी बहुत सारे डिफरेंट कंट्री में भी उनके ब्रांचेस होते हैं, तो उन कंपनीज़ को हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़। अब आता है इंपॉर्टेंट कि एमएनसीज़ का इतना ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट रोल है या फिर क्या नेगेटिव चीज़ है, वो मतलब क्या उसका रोल है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, इस चीज़ को लेकर क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। MNC ही बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जिसकी वजह से अलग अलग कंट्री के बीच में इंटीग्रेशन हो पा रहा है, इंटरकनेक्शन हो पा रहा है। नाउ मोर रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दैन ए फ्यू डिकेड्स बैक। अगर हम कुछ दशक पहले जाएँ तो उस टाइम पे और अब के बारे में बात करें तो सारा वर्ल्ड का जो रीज़न है वो क्या है, बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट उनके में। अब कोई बंदा, जैसे अगर हम बात करें 50 साल पहले कोई विदेश में रहता था तो एक बड़ी बात मानी जाती थी कि वो बंदा विदेश में रहता है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि क्लोज कॉन्टैक्ट बन चुका है और इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, MNCs। नेक्स्ट, MNC प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी बाय सेटिंग अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनी। अब ऐसा नहीं कि MNC सिर्फ अपने यहाँ आकर वो अपना ही प्रोडक्ट बेचती है, जो हमारे यहाँ की लोकल कंपनीज है उसके साथ वो क्या करती है, जॉइंटली प्रोडक्शन भी करती है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, MNC कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। अब MNC क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है मनी, जो कि मतलब हमारे पास और इन्वेस्टमेंट आता है जिससे हम न्यू मशीन्स खरीद सकते हैं। इवन जो MNC आती है तो उनके साथ उनकी टेक्नोलॉजी भी साथ में आती है, तो हम उस चीज़ का भी यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट, a rapid improvement in information and communication technology has been one major factor that has stimulated the globalization process। अब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट किसने किया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT। जब तक ये ना आता तो उसकी ग्लोबलाइजेशन जो है इतना ज़्यादा ईजी नहीं हो पाता, बहुत डिफ़िकल्ट होता लेकिन डिफ़िकल्ट होता। इसकी वजह से हम क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली
एक्सेस कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, चाहे वो रिमोट एरियाज़ हो, टेलीफोन से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, तो सारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आईटी का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन में, तो वहाँ पर आपको इस पॉइंट्स को मेंशन करना होगा। अब नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इम्पैक्ट का क्या ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है हमारी कंट्री पे, तो बहुत ही डिफरेंट जो है इसके इम्पैक्ट रहे हैं, जिसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे। MNC हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट ओवर पास्ट 20 ईयर विच इज़ बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल एज फॉर इंडियन। MNC अपना इन्वेस्टमेंट करती है, ऐसा नहीं सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए, उनका खुद का फ़ायदा होता है लेकिन उसके साथ हमारा भी फ़ायदा होता है। दिस इज़ बिकॉज MNC प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अब MNCs यहाँ पर कंपनी काम आएगी अपना कुछ भी प्रोडक्शन करने, तो ऐसा तो है नहीं कि अपने यहाँ से सारे बंदे को लेके आएगी कि हम वही लोग काम करेंगे। तो क्या वो अपना काम करते हैं, यहाँ पे मिलता है लोगों को काम, रोजगार मिलता है, उससे उनकी इनकम बढ़ती है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी जो है धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और लोकल कंपनीज़ को रॉ मटेरियल एंड और ये जो सारी चीज़ें होती हैं उससे उनका जो है धीरे धीरे तरक्की होता है। बट ग्लोबलाइजेशन हैज़ फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने गरीबी की जो प्रॉब्लम है उसको अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया है एंड इट हैज़ वाइडन द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। एंड इवन ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमीर और गरीब के बीच में और फासला बढ़ता चला जा रहा है, अमीर और गरीब होता चला जा रहा है। Only skilled and educated class has benefited from globalization। ग्लोबलाइजेशन से उन बंदों को बेनिफिट हुआ है जो कि स्किल्ड है, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है। बाकी जो गरीब हैं, रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देखने को मिल रहा है। देयर इज़ अ ग्रेटर चॉइस फॉर कंज्यूमर विद अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड अ चीप प्राइस। अब यहाँ पर कस्टमर के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें वैरायटी ऑफ गुड्स मिलता है। जैसे हम पुराने टाइम पे बात करें तो साबुन के कुछ 1-2 ब्रांड ही हुआ करता था, लोग उसी को यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो और उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन की बढ़ने की वजह से प्राइस भी धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। अब इससे क्या है, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उन्हें जो है बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, चीप प्राइस पे मिलते हैं और वो जो चाहें वो अपनी मर्जी का खरीद सकते हैं। अब एक नाम आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन बेसिकली क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मीन्स टू फ्री इट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय गवर्नमेंट। अब कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट अगर उस पर डायरेक्ट या फिर फिजिकल कंट्रोल जो उसने बना रखा है अपनी इकोनॉमी में, तो उसको अगर वो लिबरलाइज़ कर दे, मतलब उसको वो हटा ले। लाइक पुराने टाइम पे अगर आप कोई भी कंपनी खोलना चाहते थे तो लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन 1991 में क्या हुआ, LPG साइन हो गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर कि लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे ड्रग्स हो गए और वाइन, बियर, सिगरेट वगैरह, इन सब पे सिर्फ रह गया मेडिसिन, और बाकी सबसे क्या हुआ, ये लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया गया। मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसे हटा दिया गया, तो वो क्या हुआ, लिबरलाइजेशन। इट इम्प्लाइज लिबरेटिंग द ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अनवांटेड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन। मतलब गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती थी, रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखती थी, उस चीज़ को उन्हें हटा लिया। अब नेक्स्ट क्या है, WTO क्या रोल प्ले करती है जब इंटरनेशनली ट्रेड होता है, तो उसमें WTO का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। WTO वॉज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। WTO कैसे स्टार्ट हुआ था, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, लाइक अमेरिका हो गया और रशिया हो गया, जापान हो गया, इन लोगों ने मिलकर जो है इस चीज़ को स्टार्ट किया था। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करें, मतलब इंटरनेशनली जो है ट्रेड होना चाहिए अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में। तो इस टाइप आप फिलहाल जो है WTO के टोटल मेंबर कितने हैं, 149 है, इसे याद रख सकते हो आप, आपसे जो है MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आपका आता है SEZ को लेकर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तो प्रेजेंटली में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, सब स्पेशल स्टेप लेते हैं ताकि फॉरेन कंपनीज उनके यहाँ आए और इन्वेस्ट करें, तो इसकी वजह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट होता है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, सारी चीज़ें जो है वहाँ पे प्रोवाइड करती है, सो दैट कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर सकें, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी MNCs एंड अदर कंपनीज। तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट आपका है चैलेंजेस दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन कौन से चैलेंजेस उभर कर आए हैं। चैलेंजेस मतलब क्या क्या कमी है, मतलब क्या नहीं हो पाया है उसकी वजह से। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन है पोस्ट मेजर चैलेंजेस फॉर द स्मॉल प्रोड्यूसर एंड वर्कर। जो छोटे प्रोड्यूसर हैं, वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंज वो लेकर आया है। स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन। अब स्मॉल मैन्युफैक्चरर जो है कंपटीशन से बाहर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब एमएनसीज कंपनी आती है तो उनकी क्वालिटी, उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से वो कंपटीशन से बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे यूनिट्स को बंद करना पड़ता है। और जब यूनिट्स बंद होंगे तो उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पर काम करते थे वो क्या होते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं। अराउंड 20 मिलियन ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन स्मॉल इंडस्ट्रीज़। अब 20 मिलियन जो वर्कर्स हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड है, लेकिन कंपटीशन बढ़ने की वजह से मोस्टली एम्प्लॉयर्स क्या चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबिलिटी तरीके से यूज़ करें, ताकि कॉस्ट कम हो तभी तो वो कंपटीशन में बने रह सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्कर्स के पास कोई भी सिक्योर जॉब नहीं है। कंपटीशन अमंग द गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैव अलाउड एमएनसीज टू मेक लार्ज प्रॉफिट। अब कंपटीशन जो है अगर हम किसी भी तो उसमें फील्ड में करें तो वहाँ पर क्या है, उनने एमएनसीज को अलाउड किया है ताकि वो लार्ज प्रॉफिट बना सके, लेकिन वर्कर्स को उस बेनिफिट का शेयर नहीं दिया जाता है जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आता है। तो ये सारी जो है कुछ चैलेंजेस हैं ग्लोबलाइजेशन के। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस पे, गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप ले सकती है ताकि जो है बेनिफिट तो ग्लोबलाइजेशन का सबके पास पहुंच सके। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लेबर लॉ बनाना चाहिए, और लेबर लॉ तो अभी भी है लेकिन उसको इफेक्टिव तरीके से और अच्छी तरीके से वो काम करे, इस चीज़ को भी इंश्योर करना गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। उनके पास वो है पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अगेंस्ट द एमएनसी। इसके अलावा कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि जो छोटे प्रोड्यूसर हैं उनके जो इंटरेस्ट है, मतलब जो उनको भी प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट एमएनसीज। इरेक्ट बैरियर्स टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी फ्रॉम फॉरेन ट्रेड अंडर अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़। और उसके बाद वेरियर्स को क्या करना चाहिए, जो थोड़ा सा मतलब लगाना चाहिए डोमेस्टिक इकोनॉमी में, जो क्योंकि अगर अनफेयर कंपटीशन हो रहा है डेवलप्ड कंट्री से तो वहाँ पर जो थोड़ा सा गवर्नमेंट को करना चाहिए। अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ टू नेगोशिएट विद, और इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ अलाइन करके WTO के साथ इस बात पे मतलब थोड़ा सा उनके साथ नेगोशिएट करना चाहिए कि जो उनने कुछ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस वो कर रखे हैं, लाइक आप टैरिफ इम्पोजिशन नहीं कर सकते, कोटा नहीं लगा सकते, तो इस चीज़ पे जो है थोड़ा सा उनसे बात करना चाहिए। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स दैट इनेबल ग्लोबलाइज। अब ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को लोग सपोर्ट करते हैं, इंडिया में सपोर्ट करते हैं, तो उसके पीछे कौन कौन से पॉइंट है। रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स विद अ व्यू टू अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब इससे क्या हुआ, ट्रेड बैरियर्स घटने की वजह से फ्री फ्लो हो पा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जिसकी वजह से कस्टमर के पास ज़्यादा ऑप्शन है कि वो किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। कंपटीशन बढ़ने से प्राइस भी उनका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस लोकल प्रोड्यूसर विद एमएनसी इन वेरियस वे। अब क्या है, जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनका भी एमएनसी के साथ क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। वो क्या करते हैं, इंटरकनेक्शन कर लेते हैं, मतलब साथ मिल जाते हैं और फिर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी चीज़ सही है जो कि ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट को सपोर्ट करती है। उसके अलावा कुछ ऐसी इंडियन कंपनीज भी है जो खुद एमएनसीज की तरह काम कर रही है, लाइक टाटा, इन्फोसिस, रेंडेक्स, एशियन पेंट्स, ये सारे के सारे खुद ही एमएनसीज की तरह एमर्ज हुई है और ये अब क्या है, ग्लोबली काम कर रही है। तो क्योंकि अब जब आपके यहाँ एमएनसीज आ रही है, अब आपकी कंट्री भी खुद की जो आपकी कंट्री की खुद की कंपनी है वो भी एमएनसी की तरह दूसरी कंट्री में काम कर रही है, तो इसलिए उसको सपोर्ट करना तो डेफिनेटली बनता है। तो यही है आपका फुल ऑफ द चैप्टर। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।